Today we are going to explain chapter 19 रीडिंग स्किल्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीडिंग स्किल्स हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको किसी भी पैसेज को अच्छे से पढ़ना रहेगा, ठीक है। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ता है, ठीक है। और फर्दर इट इम्प्रूव्स वंस वोकैबुलरी, और आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आपका जो कॉन्वर्सेशनल टैलेंट होता है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। सो रीडिंग न्यूज़ पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन्स हेल्प अस टू ब्रॉडन वंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, सेंटेंसेस अच्छा करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना चाहते हैं, तो रीडिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, okay, so let's solve practice passage number 1. So I'm just going to tell you the meaning so that you can easily comprehend and you will be able to answer the questions correctly. Fine. So honeybees use nectar to make honey. So how do honeybees make their honey? They use nectar. वो nectar का इस्तेमाल करती हैं. They use their long tube-like tongues. उनके जो long tube-like tongues होते हैं, like straws, टू सक द नेक्टर आउट ऑफ द फ्लावर्स। वो फ्लावर्स से नेक्टर को सक कर लेते हैं। और दे स्टोर इन देयर हनी स्टमक्स। इनके 2 तरह के स्टमक्स होते हैं और ये अपने हनी स्टमक्स में उसको सेव करते हैं। अब जानते हैं कि ये 2 तरह के स्टमक क्या होते हैं। सो देयर हनी स्टमक विच दे यूज़ एज अ नेक्टर बैकपैक, मतलब एक स्टमक में सिर्फ वो नेक्टर को स्टोर करते हैं। और जो इनका एक रेगुलर स्टमक होता है, जैसे हमारा स्टमक होता है। हनी बीज मस्ट विजिट बिटवीन 100 to 1500 फ्लावर्स। तो ये लगभग 100 से 1500 फ्लावर्स को ये विजिट करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से वो नेक्टर्स लेती हैं। हनी बीज रिटर्न टू द हाइव एंड पास द नेक्टर ऑन टू अदर वर्कर बीज। तो जो हनी बीज होती हैं वो अपने छत्ते में वापस आती हैं और जो नेक्टर है वो दूसरे हनी बी को वापस कर देती हैं। अंडरस्टैंड? These bees suck the nectar from honey bees' stomachs through their mouths. तो वो अपने माउथ्स का यूज़ करके जो हनी बीज का स्टमक होता है उससे वो नेक्टर को सक करते हैं। दीज हाउस बीज च्यू द नेक्टर, और ये नेक्टर को चबाते हैं अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक। द बीज देन स्प्रेड फॉर नेक्टर थ्रू आउट द हनी कोम वेयर वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम इट। फिर जो ये बीज होते हैं स्प्रेड कर देते हैं नेक्टर को हनी कोम में। फिर यहाँ से वाटर वेपर्स जो होता है वो भाप बन के उसमें जो वाटर होता है वो निकल जाता है और जो हनी होती है वो एकदम गाढ़ी हो जाती है। द बीज मेक द नेक्टर ड्राई। जो बीज होते हैं वो नेक्टर को ड्राई करने का काम करते हैं यूजिंग देयर विंग्स, अपने पंखों का इस्तेमाल करके। उसी से वो फैनिंग करते हैं और फैनिंग करके उसको ड्राई कर देते हैं। वंस द हनी इज स्टिकी अनफ, एक बार वो स्टिकी हो जाता है, द बीज सील ऑफ द सेल ऑफ द हनी कोम। फिर जो बीज होती हैं वो हनी कोम की जो सेल्स होते हैं उनको सील कर देते हैं, जिसे हम प्लग ऑफ वैक्स कहते हैं। द हनी इज स्टोर अंटिल इट इज़ ईटन। हनी को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि ये खा नहीं लिया जाता है। इन द ईयर अ कॉलोनी ऑफ बीज ईट्स बिटवीन 120 to 200 pounds ऑफ हनी। सो व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ हनी? वी कॉल इट कॉलोनी। तो ये जो कलेक्शन ऑफ हनीज़ होती हैं ये अराउंड एक ईयर में ये 120 से 200 पाउंड्स जो है वो हनी के खाती हैं। द बीज देन स्प्रेड द नेक्टर थ्रू आउट द हनी कोम वेयर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम इट। फिर जो ये बीज होती हैं, द बीज देन स्प्रेड द नेक्टर, तो ये नेक्टर को स्प्रेड करते हैं पूरे हनी कोम में जहाँ से वाटर इसमें से इवेपोरेट होता है। सो नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द हनी बीज? अब आपको बताना है कि हनी बी का क्या काम होता है। फाइन। So the answer is honey bees make honey from nectar of flowers. Next question is, what is the job of worker bees? So worker bees
suck the nectar from honeybees' stomachs and then spread it throughout the honeycomb, where water evaporates, making it a thicker syrup. Fine? So now pick out the words which mean to spread out or move like a fan. This is called fanning. Okay? Next is a bag carried on the back. It is called backpack. ठीक है? Now the next is how do the bees seal off the cell of the honeycomb? So the answer is the bees seal off the cell honeycomb with the plugs. The bees seal off the cell using plug of wax. Okay, now next question is find out from the passage a collective noun. कॉलोनी. कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी जो होती है वो हनी बीज के कलेक्शन को कहते हैं. ठीक है. Now let's solve the next passage. 2 comparative adjectives. तो 2 comparative adjectives जो इसमें यूज हुए हैं वो तो एक हो गया आपका thicker. So the spelling of thicker is thicker, thicker. And the next is faster, faster. ठीक है. तो ये 2 कंपैरेटिव है जो इसमें यूज़ हुआ है. इसके बाद आपको बताना है 2 मटीरियल नाउन्स. तो आपको 2 मटीरियल नाउन्स के एग्जाम्पल देना है. तो 2 मटीरियल में एक हो जाएगा नेक्टर जिसका यूज़ किया जाता है हनी बनने में, और फिर दूसरा हो जाएगा हनी कोम्ब. ठीक है, हनी कोम्ब. नेक्स्ट this is passage 2. So let's try to understand, let's try to get the summary of this passage. 20 years ago, children in school had not even heard of the word internet. 20 साल पहले बच्चों ने इंटरनेट का जो ये एक वर्ड होता है ना, इसके बारे में भी नहीं सुना था. Now, I'm sure you cannot find a single person in your school who hasn't at least heard of it. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके स्कूल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो. In fact, many of us use it on a regular basis and have access to it in our homes. और अब तो इस इंटरनेट का यूज़ जो है वो घर घर होने लगा है और लोग इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, इवन टॉकिंग के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए. सो दे आर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म. ठीक है. सो द नेट इन द वर्ड इंटरनेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क. तो जो ये नेट होता है, नेट का मतलब होता है नेटवर्क. अब नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क इज अ 2 or more computers connected together so that information can be shared or sent from one computer to another. तो जो नेटवर्क होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में शेयर किया जा सके. द इंटरनेट इज़ अ वास्ट रिसोर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंटरनेट जो होता है वो एक बहुत ही वास्ट जो होता है रिसोर्स होता है फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सब तरह के इंफॉर्मेशन के लिए. You may access it to search for information for projects, to download your favorite songs, or to communicate with friends and family. तो आप इससे सर्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, डाउनलोड कर सकते हैं अपने फेवरेट वीडियोस को, सॉन्ग्स को, अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स के बीच में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को. आप उनके साथ में यूजिंग इंटरनेट यू कैन शेयर द थिंग्स. ठीक है. नाउ इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सेस थ्रू वेब पेजेस. तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर होती हैं वेब पेजेस के थ्रू दैट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स क्रिएट एंड पोस्ट. जो कि कंपनीज हो गई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल क्रिएट करता है और पोस्ट करता है. इट्स अ काइंड ऑफ जायंट बुलेटिन बोर्ड. एक जायंट बुलेटिन बोर्ड होता है दैट द होल वर्ल्ड यूजेस, जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है. सिंस एनीवन कैन पुट
anything on the internet, कोई भी इंटरनेट पर कोई भी चीज़ें डाल सकता है. You also have to be careful and apply your mind along with a little common sense before you download or upload anything. तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ईजी तो बना रखा है, लेकिन उसी टाइम आपकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है. तो आपको बहुत ही अटेंटिव होकर के कोई भी वीडियो अपलोड करनी है, कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, ठीक है, जिससे कि आप सेफ रहें, ठीक है, आपके साथ साइबर क्राइम ना हो सके. अंडरस्टैंड? सो गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ टू द पैसेज. तो मेरे हिसाब से इसको द इंटरनेट होना चाहिए. बाकी आप भी कोई इसको आपके हिसाब से कोई सुटेबल टाइटल है तो आप दे सकते हैं. गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ. तो आपको इनके फुल फॉर्म्स देने हैं. ये हो गया आपका आई एम, और इसे कहेंगे इट इज़, ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्शंस है, कॉन्ट्रैक्शंस आपको सिखाया गया है. ये कैन नॉट है, और दिस इज़ हैज़ नॉट. तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम हैज़ नॉट लिखेंगे जब हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म से हम इसको जो है वो सेपरेट करेंगे, है ना. तो जब हम फुल फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी रिटन लाइक दैट, और जब हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है. नाउ सेलेक्ट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. तो जॉइंड का मतलब हो जाएगा कनेक्टेड, CONNECTED, कनेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरैक्टिंग. इंटरैक्टिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करना, लाइजन करना, ठीक है. कम्युनिकेटिंग. अंडरस्टैंड? Now, what does NET stand for? So, NET stand for network, that you have already read in the chapter. Now you need to tell what are the uses of the internet. So you can easily find, it is given in the first para, last line. The internet is a vast resource for all kinds of information. ठीक है? So what are the uses? All kinds of information. All kinds of information. Okay? Now you can add even some more words. I'm just giving you some idea. Why does one have to be very careful while using the internet? So you need to be very careful while using the internet, because if you are putting anything on the internet, either you are downloading or uploading, you should use your mind, otherwise you may fall in trouble. ओके, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं. नेक्स्ट, प्रैक्टिस स्टैंजा. लिटिल लैम्ब हु मेड दी. डस्ट thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead. Give thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright. Give thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I will tell you. Little lamb, I'll tell thee. He is called thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child. I a child and thou a child. You are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. So let's understand the meaning of this. Little lamb, who made thee? Here दी जो है वो एक archaic वर्ड है. archaic वर्ड मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड. तो पहले यू के लिए हम दी का यूज़ करते थे इन एंशिएंट टाइम, राइट. सो ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है, दी. सो लिटिल लैम्ब, स्मॉल लैंड. हु मेड दी मीन्स हु मेड यू, तुम्हें किसने बनाया. डस्ट thou know who made thee? Here again it's archaic word. Archaic word means again it's obsolete word, it's a out of fashion word, it's a old fashioned word. So dust means does.
डज यू नो हु मेड यू, क्या तुम्हें, अब यहाँ पे डज नहीं होगा, इट मीन्स डू, है ना, वर्ब के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि यू आ रहा है, दाउ मीन्स यू होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग डू यूज़ करेंगे। सो डू यू नो हु मेड यू, तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया। गेव दी लाइफ मीन्स गिव यू लाइफ, तुम्हें जीवन दिया। एंड बिड दी फीड, बिड मीन्स ऑफर, और तुम्हें फीड मीन्स फूड, तुम्हें किसने फूड ऑफर किया। by the stream and over the meadow, by the stream means if you are near the river or in the grassland, gave the clothing of delight means who gave you clothing of delight means किसने तुम्हें ये खुशी के कपड़े दिए। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग, और तुम्हारे तो कपड़े बहुत ही सॉफ्ट है। वुली मीन्स वुलन है, ब्राइट है, शाइनी है। गेव यू सच ए टेंडर वॉइस, दी मीन्स यू होता है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। गेव यू सच ए टेंडर वॉइस, और किसने तुम्हें इतनी सॉफ्टेस्ट वॉइस दी है, आवाज़ दी है। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस मीन्स यू आर रिजॉइसिंग थ्रू द वेल्स। वेल्स का मतलब हो गया कि जो दो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो नदी बहती होती है, तो उसको हम वेल्स कहते हैं। तो वो कह रहा है मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, क्या तुम उन सब चीज़ों को रिजॉइस कर रही हो। लिटिल लैम, छोटी लैम, मुझे बताओ हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया। डू यू नो हु मेड दी, डू यू नो, हियर डस्ट दाउ नो, इट्स अगेन ऑब्सलीट वर्ड, तो बार बार उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। यू शुड नो, डस्ट का मतलब डू हो गया, दाउ मतलब यू। सो डू दाउ नो हु मेड दी, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम्ब आई टेल दी, लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ, दी मीन्स यू, आई टेल यू, लिटिल लैम्ब आई टेल यू। ही इज़ कॉल्ड बाई दाई नेम, ही इज़ कॉल्ड बाई योर नेम, ठीक है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, क्योंकि वो खुद को अपने आप को एक लैम्ब बुलाता है। ही इज़ मीक मतलब ही इज़ जेंटल, मीक मीन्स जेंटल, जो बहुत ही सॉफ्ट में हो, सॉफ्ट हो, जेंटल हार्टेड हो। एंड ही इज़ माइल्ड, ही इज़ सॉफ्ट। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, और वही जो लैम्ब है वो छोटा बच्चा हो गया है। आई अ चाइल्ड, मैं भी एक बच्चा हूँ। यू अ चाइल्ड, यू अ लैम्ब, तुम भी एक छोटे बच्चे हो। वी आर कॉल्ड बाई हिज नेम, सो वी आर कॉल्ड बाई हिज नेम, हम सभी को उसी के नाम से पुकारा जाता है। लिटिल लैम्ब, छोटे लैम्ब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके। सो चिल्ड्रेन, आपने जब अभी पोएम पढ़ा था तो वहाँ पे आपको एक लाइन मिली हुई थी सेकेंड स्टैंजा में, जहाँ लिखा हुआ था ही इज़ कॉल्ड बाय द नेम। सो ही मतलब कौन है, ही मतलब भगवान, भगवान आप ही के नाम से जाना जाता है ना, तो उसका मतलब ये था कि इनको ईश्वर ने बनाया है। सो हु हैज़ मेड द लैम्ब, सो द आंसर इज़ गॉड हैज़ मेड द लैम्ब। सो यू कैन राइट गॉड हैज़ मेड द lamb. That's it. Next question is who is he in the poem? So God is he. ठीक है। राइट द समरी, तो आप इसके अपने मन से समरी लिख सकते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। सो हार्डेस्ट मीन्स सॉफ्टेस्ट, ओके। हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट हो जाएगा, बट EST मीन्स सुपरलेटिव डिग्री इट्स गिवन, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री। डेथ का जो अपोजिट होता है दैट इज़ लाइफ, जीवन। रफ का जो होता है दैट इज़ टेंडर, नाजुक। Okay, now poem 2. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So this poem is very beautiful. It is written by William Wordsworth. William Wordsworth कौन थे? William Wordsworth जो थे वो एक पोएट हैं, और वो एक पोएट हैं इंग्लैंड, वो एक इंग्लिश पोएट हैं।
तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है, लिरिकल बैलेड्स वगैरह। तो ये उन्हीं का एक पार्ट है। इस जो इन्होंने एक पोएम लिखा था द डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स से इस पोएम को लिया गया है। सो द पोएट इज सेइंग I wandered lonely as a cloud. I wandered means I traveling, I was roaming, I was moving here and there as a cloud, means I don't have any goal, I don't have any aim. I was just moving here and there एमलेसली, मतलब मैं बिना किसी पर्पज़ के ऐसे ही टहल रहा था। आई वॉन्डरिंग, कैसे, जैसे बादल टहलते रहते वैसे ही। दैट फ्लोट्स ऑन हाई एवर वेल्स एंड हिल्स, दैट फ्लोट्स, वो बादल जो कि घाटियों के ऊपर होते हैं ना, जो जहाँ से दो मतलब हिल्स के बीच में जो नदी निकलती है उससे ऊपर होते हैं। A host of golden daffodils beside the lake beneath the trees. So when all at once I saw a crowd, all at once means immediately I saw a crowd. किसका crowd देखा? A golden daffodils. Golden daffodils का मैंने crowd देखा, ठीक है। A host of golden daffodils beside the lake. Beside means नदी के किनारे, near the river, ठीक है। बीनीथ द ट्रीज, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे मैंने डैफोडिल्स को देखा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, एंड हु वर फ्लटरिंग एंड हु वर डांसिंग इन द ब्रीज। वो जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस ठंडी ठंडी हवाओं में वो फ्लटर कर रही थी, डांस कर रही थी। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, और वैसे ही वो चमक रही थी उस ब्रीज में, जैसे कि यहाँ पर मेटाफर है, इनको नहीं मेटाफर नहीं, सिमिली है, एज का यूज़ किया गया है। तो वो वैसे ही चमक रही थी जैसे कि तारा चमकता है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जो वो ऐसे फैली हुई थी उस लाइन में जैसे वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, बे मीन्स जो वो खाड़ी थी उसके मार्जिन के साथ साथ थी। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक नज़र में मैंने 1000 डैफोडिल्स को देखा। सो दिस इज़ हाइपरबोल। यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो हाइपरबोल है, मतलब कि किसी बात को एक्सएजरेट करके कहना मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना, ओवर स्टेटमेंट देना। लाइक इफ़ यू से दैट आई कैन ईट अ कैमल, आई एम सो हंग्री, तो आप कैमल तो नहीं खा सकते ना, कितने तो भूखे नहीं कि आप एक कैमल खा सकते, तो यू आर गिविंग एन ओवर स्टेटमेंट। तो जो एक्सएजरेट स्टेटमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। जो एक्सएजरेट स्टेटमेंट्स होते हैं, ओवर स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, एंड दे वर टॉसिंग देयर हेड्स टुगेदर एंड दे वर डांसिंग, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। नाउ to whom has the poet compared himself to? So poet was saying that I wandered lonely as a cloud, so the poet has compared himself to a cloud. So we will write in the given space to a cloud, or you can write the poet has compared himself to a cloud. What were the daffodils doing? So daffodils were fluttering, okay, so you can write here fluttering and dancing, fluttering and dancing. Next question is, the daffodils have been compared to, complete the statement. So the daffodils have been compared to the stars, right? So that the daffodils have been compared to the stars. तो आप इसको proper answer बना के लिख सकते हैं. Now fill in the blanks with suitable words. तो यहाँ पे आपको suitable words भरना है. The poet wandered like a lonely cloud that floats over valleys. It's over OVER, over valleys and hills, HILLS, and hills. He saw a host of golden daffodils. Daffodils is a kind of flowers. So daffodils beside the lake and beneath the trees, BENEATH, beneath the trees. So thank you so much for watching, children. I guess this video will be very helpful for you. So keep sharing my videos and put your comments. Thank you so much for watching.